सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ स्टील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। और आज के इस वीडियो में हम हाओ चेन वर्सेस डीमन एम्परर फेंग शू के इस एपिक बैटल को विटनेस करने वाले हैं, जिसमें कि काफी ज्यादा मजा आएगा। और एनिमेशन से लेकर एक्शन का मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। साथ ही गाइज, आज के इस एपिसोड से थ्रोन ऑफ स्टील की ये जो दूंगा है ना, ये एक अलग ही टर्निंग पॉइंट लेने वाली है। और वो कैसे, चलो जानते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था। और हमने देखा था जहाँ पे हाओ चेन ने सी ऑफ डेजर्ट पे चढ़कर एक एक करके हर एक होप क्रिस्टल को चेक किया था। एट द एंड हम देखते हैं कि हाओ चेन को करीब चलते चलते 60 से 70 हजार से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है, तब जाकर फाइनली उसे वो आखिरी क्रिस्टल ऑफ होप मिल जाता है, जिसके जरिए से वो फ्लेम ऑफ होप को बना पाता है। लेकिन गाइस, जब हाओ चेन इस सफर को तय कर रहा था ना, तो वो बस अपने गॉड ऑफ लाइट के टाइटल को अचीव नहीं कर रहा था, बल्कि वो यहाँ पर उम्मीद के रास्ते पे चलते हुए गॉड ऑफ होप भी बन जाता है। इसी के साथ हम हाओ चेन का ये बैडास लुक देखते हैं, जिसके साथ ही फाइनली लास्ट एपिसोड में हाओ चेन गॉड ऑफ लाइट एंड होप बन जाता है। और आगे सो होमीज, एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें 7 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक नरेटर वॉइस बताने लगती है कि जब होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर गॉड का ऑलमोस्ट सफाया ही हो गया, उनकी डिवाइन पावर पूरी तरीके से जब मिटने लगी थी, तो तब ऑलमोस्ट 20 लाख दिनों के बाद ये सरजमीन जैसे वक्त ने और जैसे कि पूरे यूनिवर्स ने भुला दिया था, लेकिन तभी एक शख्स अपीयर होता है जिसने की इस जमीन के ऊपर बची कुची जो भी डिवाइन एसेंस था उन सभी को गैदर किया, जो कि गॉडहुड के पावर को होल्ड करता है। और उसी पावर के चलते उसने फोर्सफुली गॉडहुड का जो रास्ता था उसे ओपन किया, ताकि वो उस पे चलकर अपनी मंजिल को हासिल कर सके। हालांकि वो जो इंसान था वो इस जमीन से, इस वक्त से, इस टाइमलाइन से बिलोंग ही नहीं करता था, क्योंकि वो दूसरे वर्ल्ड से बिलोंग करता था और हमारी इस वर्ल्ड से इसका कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं था। वो शख्स हमारे होली डीमन कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा भी नहीं, लेकिन फिर भी वो फोर्सफुली होली डीमन कॉन्टिनेंट के गॉड बनने के लिए, उसके थ्रोन को हासिल करने के लिए, हर हद तक जाने के लिए तैयार खड़ा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर डीमन एम्परर फेंग शू हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए फाइनली उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर हम चारों गॉडेस को देखते हैं, जो कि उसका रास्ता रोकने के लिए यहाँ पे खड़ी थी। कि तभी लाइट गॉड, नेचर गॉड, बीस्ट गॉड और स्काई गॉड, ये चारों एक साथ इससे कह उठती है कि आउटसाइडर, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर आने की? तुमने तो आज तक इस होली डीमन कॉन्टिनेंट को, इस जगह को कभी भी अपनी ब्लेसिंग से नवाजा नहीं, तो आखिर तुम कैसे इस गॉड के पैथ पे चलकर गॉड का टाइटल हासिल कर सकते हो? हाँ, तुम्हारे पास कोई हक नहीं कि तुम इस पैथ पे चलो। तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तुम सिर से लेकर पैर तक पूरी तरीके से सिन में डूबे हुए हो। तुमने हर एक वो बड़ा गुनाह किया है जिसके जरिए से हम बहुत आसानी से तुम्हें डिनाई कर सकते हैं कि तुम कभी भी एक गॉड बनने के लायक ही नहीं। ये कहते साथ ही ये लोग टावर ऑफ डिवाइन पनिशमेंट को एक्टिवेट करती हैं और कहने लगती है कि हम चारों अपनी सहमति के साथ ये डिसीजन लेते हैं कि तुम्हें टावर ऑफ डिवाइन पनिशमेंट के अंदर फेंका जाए, जिसके बाद इसके अंदर मौजूद जो 7 सिंस मोनार्च हैं वो ही अब तुम्हें जज करेंगी, वो ही तुम्हारा फैसला करेंगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि चारों गॉडेस ने जो बोलना था बोल लिया। अभी यहाँ पे जो डीमन एम्परर था उसकी सटक जाती है, वो यहाँ पे अपने उस रॉब को उतारता है और बहुत ही कूल वे में वो आगे बढ़ता है और यहाँ पे कहने लगता है कि तुम लोग, तुम्हारे जैसे लो लेवल के क्रिएचर इस एम्परर को जज करेंगे? क्या तुम्हें लगता है तुम लोग इस एम्परर को जज कर पाओगे? हाँ, ये कहते साथ ही वो अपनी ऑरा को रिलीज करता है और धीरे धीरे इन्हीं की ओर बढ़ता है। साथ ही हम डीमन एम्परर के उसे ड्रैगन को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है और इसका साइज ऐसा लग रहा है जैसे मानो पहले से और ज्यादा बड़ा हो चुका है। इसी के साथ वो यहाँ पे चारों गॉडेस को एक काफी टेरिफाइंग सा डेथ लुक देता है और साथ ही ये भी अपनी प्रेशर को यहाँ पे रिलीज करता है, जिसे देखते साथ ही चारों गॉडेस अपने डिवाइन पावर का यूज करके डीमन एम्परर और उसके ड्रैगन के ऊपर अपनी डिवाइन पावर की मदद से प्रेशर डाल के उसे सप्रेस करने की कोशिश करती है। लेकिन डीमन एम्परर जैसे ही पहले स्टेप पे अपना कदम रखता है ना, तो यहाँ पे वो बता देता है कि क्यों उसे डीमन एम्परर फेंग शू कहा जाता है। यहाँ पे वो सिंगल ऑरा के स्ट्राइक से ही इन सभी के पावर को ऐसे खत्म कर देता है जैसे कुछ था ही नहीं। चार गॉडेस भी मिलकर यहाँ पे डीमन एम्परर का रास्ता नहीं रोक पाती हैं। वहीं दूसरी तरफ इन सभी को निपटा कर फाइनली हम देखते हैं डीमन एम्परर जो फेंग शू है वो टावर ऑफ डिवाइन पनिशमेंट के अंदर समा जाता है। यहाँ पे जैसे ही वो अंदर जाता है, डोर
अपने आप क्लोज हो जाता है और तभी चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। लेकिन एक एक करके जो यहाँ पर 7 मोनार्च थे वो सब के सब अपने अपने पावर को यहाँ पर रिलीज करने लगती है। डीमन एम्परर फेंगशू इनके सामने खड़ा था और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एक करके 7 मोनार्च की जो पावर्स है वो एक्टिवेट होते साथ ही एक नरेटर वाइज यहाँ पे हमें बताने लगती है कि इसके अंदर जो 7 मोनार्च है, हर मोनार्च के पास गॉड्स की जैसे ट्रू पावर मौजूद है, तो ये कमजोर बिल्कुल नहीं है। और हम देखते हैं कि इस बात को डीमन एम्परर फेंगशू भी काफी आसानी से भाप लेता है कि तभी हम देखते हैं कि आसपास के जो स्कल्स पड़े होते हैं ये जैसे आपस में फ्यूज होने लगते हैं। इनके अंदर की जो ऑरा होती है वो भी जैसे एक डिवाइन फिगर को यहाँ पे क्रिएट करने लगती है। लेकिन अचानक से उस डिवाइन फिगर का पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये होने लगता है और तभी हमारे सामने एक फिगर अपीयर होता है जैसे कि मोनार्च ऑफ ग्लूटनी, थ्रोन ऑफ 7 सिंस कहा जाता है। और यहाँ पे इसकी वॉइस जो कि काफी ज्यादा हैवी थी और उसी हैवी टोन में ये कहता है कि हाँ मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मैं पूरी तरीके से महसूस कर पा रहा हूँ तुम्हारे अंदर से उस सिन को, जिसे करने के लिए हर एक एरा में एक ऐसा इंसान पैदा होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि एक डीमन। तुम्हारे अंदर जो सेंट है ये बहुत ज्यादा प्योर है, इतना ज्यादा प्योर है, इतना ज्यादा रिच है कि मैं बयां नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि तुम खुद ही अपने आप में एक सिन हो और जब जब मैं उसे और ज्यादा स्मेल करता हूँ और ज्यादा फील करता हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता। ऐसा लगता है कि मैं इसी वक्त तुम्हारे अंदर से उस सिन को निकाल कर डिवोर कर जाऊं। ये कहते हुए हम देखते हैं कि वो अपने पावर्स को यहाँ पे एक्टिवेट करता है, लेकिन डीमन एम्परर फेंगशू तो बस उसे ही देखे जा रहा था कि ये क्या बकवास किया जा रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा जैसे अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है तो यहाँ पर एक जाइंट से क्रिएचर बनने लगता है और फिर वो उस क्रिएचर का मुंह जो कि दिखने में किसी पोर्टल जैसा लग रहा था उसको कमांड करता है और यहाँ वो अविस ऑफ ग्लूटनी नाम का अटैक कर देता है, जिसके चलते ये क्रिएचर सीधा डीमन एम्परर फेंगशू की तरफ अपना मुंह फाड़ के आगे बढ़ता है उसे डिफोर करने। यहाँ पे डीमन एम्परर फेंगशू जो कि अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिलता, लेकिन जैसे ये क्रिएचर उसके बहुत करीब पहुंचता है तो वो बस इतना कहता है कि तुम फना हो जाओ। यहाँ पे डीमन एम्परर का बस ये कहना था, उसके इस वर्ड में इतना ज्यादा लॉ का पावर था कि जैसे वो कमांड कर रहा हो इसके हर एक सेल को, और अचानक से ये जो क्रिएचर था इसकी आईज वहीं पे फ्रीज हो जाती है, वक्त जैसे पीछे चलने लगता है और जैसे जिस पल ये बना था उस पल में जाकर उसके उस सेल को जिससे ये बना था उसे ही ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और अगले ही पल हमारे सामने से इतना बड़ा सा जो क्रिएचर था वो पलक झपकते ही फना हो जाता है और यहाँ पे जैसे कुछ था ही नहीं, वो 1 सेकंड में नथिंगनेस में बदल चुका था। यहाँ पे हम देखते हैं कि इससे पहले सामने वाले बंदे को कुछ समझ आ पाता, वो कुछ रिएक्ट कर पाता कि तभी अगले ही पल उसे फील होता है कि जैसे वो डीमन एम्परर फेंगशू के एक उंगली के इशारे पे हो और उसकी उंगली का जो प्रेशर है वो किसी ब्लैक होल के समान है जो कि उसे अपने ही अंदर खींचे जा रहा था। यहाँ पे ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि वो दर्द के मारे चिल्लाना चाहता था लेकिन उसे मौका तक नहीं मिल पाता और अगले ही पल यहाँ पे हमें उसी छोटे से ब्लैक होल को दिखाया जाता है जो कि हमारे सामने हमें एक बड़ी स्केल पे नजर आता है। लेकिन इस दौरान अचानक से यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसके चलते यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो बंदा था ना वो बहुत बुरी तरीके से इसके चलते इंजर्ड हो जाता है, जमीन पे पड़ा हुआ था। यहाँ पे उसके बॉडी से वो ऑरा भी रिलीज हो रही थी जिसे कि उसने अब तक अब्सॉर्ब किया था और तभी वो हंसते हुए कहने लगता है कि नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं है, जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, इमेजिन किया था, तुम बिल्कुल वैसे ही निकले और तुम्हारे उस सिंगल अटैक से ही मैंने ऐसा फील किया जैसे मैंने काउंटलेस बोन्स को यहाँ पे स्वॉलो किया हो और इन काउंटलेस बोन्स के अंदर मैंने काउंटलेस सिन को भी फील किया है, ऐसे सिंस जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो उठ के बैठ जाता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारे अंदर जो सिंस है ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, मुझे और ज्यादा डिवोर करना है। यहाँ पे डीमन एम्परर फेंगशू के पीछे वो उन सारे सिंस के फिगर्स को देख पाता है जो कि जैसे धीरे धीरे करके इसकी बॉडी से रिवील होना चाहते हो, लेकिन फॉर सम रीजन जैसे वो डीमन एम्परर फेंगशू के बॉडी को छोड़ ही नहीं पा रहे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो सिंस थे वो जैसे घोंसले फिगर का शेप लेते हुए इसकी तरफ बढ़ रहे थे और ये भी इन्हें देखकर कहने लगता है कि कितने लाजवाब है, मैं इन्हें डिवोर कर जाऊंगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है और कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम ही दिखने को मिलते हैं और अब मैं तुम्हारे हर एक उस सिन को डिवोर कर लूंगा जो कि तुम्हें इतना ज्यादा रेयर बनाती है। इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को घुमा के सीधा डीमन एम्परर फेंगशू की तरफ चला के मारता है और टाइड ऑफ इंक्लूवमेंट नाम की टेक्निक का यूज करता है जिसके चलते हम यहाँ पे मल्टीपल स्लैश अटैक को देख पाते हैं जो कि तेजी से डीमन एम्परर फेंगशू की तरफ बढ़ता है। इस दौरान डीमन एम्परर फेंगशू इमीडिएटली अपने बैरियर को एक्टिवेट करता है और जैसे ही वो सारे स्लैश अटैक इससे टकराते हैं तो एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ वो सारे जो स्लैश अटैक थे ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और आसपास के इस टावर का जो एरिया था उसे ये लोग डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। अभी यहाँ पे डीमन एम्परर फेंगशू जो कि बहुत ही ज्यादा कामली बस उसे देखे जा रहा था और बस इतना कहता है कि ओह, तो तुम मेरे पावर्स को डिवोर करने का दम रखते हो, इसी के चलते तुम मेरे इस बैरियर को पेनिट्रेट कर पा रहे हो। अब मैं समझा। यहाँ पे
ये सुनकर वो बंदा हंसता और कहने लगता है कि अच्छा तो तुमने अब नोटिस किया, कितने अफसोस की बात है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। इस दौरान हम देखते हैं कि डीमन एम्परर फेंगशू का ये जो बैरियर था इसमें काफी ज्यादा क्रैक आ चुके थे, जिसके बाद ये बंदा हवा में लपकता है और कहने लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं तुम्हारे उसी पावर के जरिए से तुम्हें मार के तुम्हारी बाकी की पावर्स को भी डिफॉल्ट कर जाऊंगा और तुम्हारे सारे अटैक, सारे पावर्स और जो तुम्हारे सारे सिंस है ये अब मेरे डिनर का हिस्सा बनेंगी। यहाँ पे डीमन एम्परर फेंगशू भी अपनी तरफ आता हुआ देखता है और फिर अगले ही पल जैसे ही वो बैरियर पे उसका स्वॉर्ड लगता है तो बैरियर चकनाचूर हो जाता है और फिर ये बंदा घुमा के अपनी स्वॉर्ड सीधा डीमन एम्परर फेंगशू के नेक की तरफ करता है, लेकिन वो अपने हाथ से उसके स्वॉर्ड को रोक कर सीधा उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट से ये बंदा काफी दूर धकेला जाता है। लेकिन तभी वो जोर जोर से हंसता है क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि डीमन एम्परर फेंगशू के हाथ उसके स्वॉर्ड से कट लग चुका था, जिसके चलते उसका खून बाहर निकलता है और यहाँ पे अपने ब्लड को वो जैसे ही छटकता है तो यहाँ उसके अंदर से उसकी जो पावर है वो बाहर निकलती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बंदा उसकी सारी के सारी जो ब्लड के अंदर पावर्स थी, जो सिंस थे, उन्हें डिवोर करना शुरू कर देता है, जिसके चलते उसकी पावर बढ़ने लगती है। और अगले ही पल यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बंदा खुद को हील करना शुरू कर देता है और तभी हंसते हुए कहने लगता है कि एक बार मैं फुल्ली तुम्हारी सारी सिंस को डिवोर कर लूँ, तुम्हारी ताकत फिर मेरी हो जाएगी, फिर उसके बाद भले ही तुम्हारे पास फिजिकल स्ट्रेंथ ही क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम मुझ पे अटैक करोगे तो मुझ पर इसका कोई असर नहीं होगा। कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को धार देता है और तभी अपनी स्वॉर्ड को हवा में लहराते हुए सी डिवोरिंग स्लैश नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिसके चलते उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा डिवाइन पावर रिलीज होने लगती है और उसकी स्वॉर्ड भी कई गुना ज्यादा पहले से इंक्रीज हो जाती है और फिर अपने वो जायंट स्वॉर्ड को डीमन एम्परर फेंगशू के ऊपर चला के मारता है। यहाँ पे उसकी स्वॉर्ड जैसी सर के पास पहुंचती है, डीमन एम्परर फेंगशू डोमेन ग्रेविटी ऑफ मैरियड गॉड्स नाम की टेक्निक का यूज करता है। अपना हाथ वो ऊपर उठाता है और जैसे ही वो अपना हाथ स्वॉर्ड से लगाता है तो पलक झपकते ही उसकी स्वॉर्ड चकनाचूर हो जाती है। इसी के साथ हमें इतने टाइम बाद डीमन एम्परर फेंगशू के डोमेन को एक्टिवेट होता हुआ देखते हैं, जहाँ पर इस बंदे की स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करते साथ ही वो बंदा खुद को डीमन एम्परर के डोमेन के अंदर खुद को पाता है। ये देखकर वो भी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर मैं कहाँ पे हूँ, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए यहाँ पे हम डीमन एम्परर फेंगशू को देखते हैं, जो कि चल के आता है अपने थ्रोन के ऊपर बहुत कूल वे में और स्वैग के साथ बैठ के इसकी तरफ देखते हुए बस इतना कहता है कि तुमने जो करना था तुमने वो कर लिया है ना, बहुत शौक है ना मेरी पावर्स को अडेप्ट करने का, तो कर लिया अडेप्ट। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा पूरी तरीके से शॉक था और तब यहाँ पे डीमन एम्परर फेंगशू अपने डोमेन की पावर को एक्टिवेट करता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका डोमेन, जो कि काफी ज्यादा कमाल का लगता है, सारी चीजें अपनी अपनी जगह लेती है और यहाँ पे जो ब्लैक बॉल्स थी वो सीधा जाकर इस बंदे को घेर लेती है। इसी के साथ हम डीमन एम्परर फेंगशू को देखते हैं, जो कि बहुत ही स्वैग के साथ कहने लगता है कि मेरे इस अटैक का एक स्ट्राइक तुम्हारी जान ले सकता है और मेरे इस स्ट्राइक से मारा जाना तुम्हारे लिए बहुत ऑनर की बात है, तो खुशी खुशी इस स्ट्राइक को एक्सेप्ट करो। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने उन्हीं ब्लैक बॉल के जरिए से ब्लड सर्जिंग टेक्निक का यूज करता है और जैसे ही अपने फिंगर को ड्रॉप करता है उसके अंदर से काफी सारे ब्लड सर्ज होने लगती है, जो कि किसी शार्प ब्लेड का शेप लेकर उस बंदे की बॉडी के आर पार से भेदना शुरू कर देती है, जिसके मारे ये दर्द के मारे छटपटाने लगता है। एंड गाइस, क्योंकि इसने थोड़ा सा हिस्सा डीमन एम्परर फेंगशू के पावर का अब्सॉर्ब किया था, तो यहाँ पे जो अटैक डीमन एम्परर करता है ना उसका 10 गुना ज्यादा इम्पैक्ट इसे अपनी बॉडी में फील होता है। यहाँ पे ये जो ब्लैक बॉल्स थे ये अटैक करना छोड़ता नहीं, ये दर्द के मारे छटपटाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे वो इससे पहले कुछ कह पाता ये सारी ब्लैक बॉल्स उसका काम तमाम कर देती हैं, जिसके साथ ही यहाँ पे एक एक्सप्लोजन होता है और हमारे सामने ब्लडी मिस्ट छा जाता है। जिसके बाद जैसे ही वो मिस्ट हटता है हम देखते हैं कि डीमन एम्परर ने अपने डोमेन को यहाँ से हटा लिया था। ये बंदा जमीन पे लेटा था और इसने अपनी थोड़ी बची कुची पावर का यहाँ पे यूज किया था और मुझे लगता है कि डीमन एम्परर फेंगशू का इरादा था नहीं कि इसको पूरी तरीके से मार दिया जाए, लेकिन जैसे ये बंदा वापस से रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, डीमन एम्परर फेंगशू बस उसकी तरफ एक नजर देखता है और जो इसके हाथ में इसकी थोड़ी सी जैसे लाइट पोर्स हमें दिख रही थी वो भी खत्म हो जाती है, जो देखकर डीमन एम्परर अब यहाँ से जाने लगता है और जैसे ही वो पलटता है उसके पीछे एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। लिटरली जो पावर इसने अपने अंदर अब्सॉर्ब की थी उसने बस उसी को एक्सप्लोड किया है और यहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और उस बंदे की पूरी बॉडी, जो कि दूसरों के पावर और सेंस को अब्सॉर्ब करके बनी थी, वो भी इसी में एक्सप्लोड कर जाती है। डीमन एम्परर आगे बढ़ने लगता है और मोनार्च ऑफ ग्लूटनी को हराते साथ ही अब वो दूसरे लेवल पे पहुंचता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि टावर ऑफ डिवाइन पनिशमेंट के अंदर जैसे ही वो सेकंड लेयर पे पहुंचता है यहाँ पे चारों तरफ सन्नाटा था। यहाँ पे थ्रोन ऑफ 7 सिंस मौजूद था, जिसके ऊपर मोनार्च ऑफ प्राइड मौजूद था, जो कि यहाँ पर उसी के अंदाज में उसका स्वागत करता है। एंड गाइस, इसका स्वैग तो देखो, यहाँ पे जैसे ही वो डीमन एम्परर को देखता है तो वो उससे कहने लगता है कि वो ट्रैश ग्लूटनी उसका तो यही होना था। पहले तो मुझे लगता था कि वो बस नाम का ट्रैश है, लेकिन तुम्हारे जैसे एक इंसेक्ट यानी कि तुम्हारे जैसे कीड़े के सामने हार कर उसने साबित कर
दिया कि वाकई में वो एक नंबर का कचरा है। भाई साहब डीमन एम्परर से कह रहा है कि तुम एक कीड़े हो। वैसे मैं और तुम जानते हैं कि इसका क्या अंजाम होगा, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस देखो। लेकिन डीमन एम्परर उसे कहाँ फर्क पड़ता है, वो उसकी बकवास सुनते हुए उसके और करीब जाने लगता है और उसे और ज्यादा घूरने लगता है। ये देख कर यहाँ पे मोनार्च ऑफ प्राइड उसकी तरफ देखकर कहने लगता है कि क्या तुम्हें इस किंग ने इजाजत दी कि तुम उसकी तरफ ऐसे नजर उठा के देखो? कीड़े कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके नाम की तरह ही वो दिखा रहा था कि क्यों उसे मोनार्च ऑफ प्राइड कहा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि डीमन एम्परर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो बिना सोचे समझे बस उसकी तरफ बढ़ता रहता है और एक टक उसे ही देखे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ये बंदा अपनी उंगली उठाता है और मोनार्च ऑफ प्राइड उससे कहता है कि मेरे सामने झुक जाओ अभी और इसी वक्त। ये कहते हुए वो अपनी पावर को रिलीज करता है। यहाँ पे उसका जो सप्रेशन फोर्स है वो सीधा डीमन एम्परर के ऊपर पड़ता है, लेकिन डीमन एम्परर बस नजर भर उसे देखकर अपने आईज को ब्लिंक करता है और पलक झपकते ही उसके एक हाथ के इशारे से ही सारा का सारा प्रेशर हट जाता है और वो बस इतना कहता है कि तुम इस लायक ही नहीं कि तुम मुझसे ये कहो कि मैं तुम्हारे आगे झुक जाऊं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बंदा भी पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुका था। मोनार्च ऑफ प्राइड एकदम से बैठ जाता है और कहने लगता है कि क्या तुमने मेरे अटैक को न्यूट्रलाइज कर लिया? अब मैं समझा कि ग्लूटनी वाकई में पूरी तरीके से ट्रैश नहीं था, तुम्हारे अंदर मानना पड़ेगा, गट्स तो है, तभी तुम उसे हरा पाए। ये कहते हुए वो अपने स्वॉर्ड एंड स्पेयर को समन करता है और तभी वो अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है कि तुम कीड़े तो हो, लेकिन कीड़ों में भी थोड़े स्ट्रॉन्ग हो और अब इस किंग से तुम्हें तुम्हारा जजमेंट मिलेगा। यहाँ पे इसकी हर एक बातों में अलग एक फोर्स, अलग एक प्राइड था। इसी के साथ वो आगे कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, अगर माफी मांगना है तो मांग सकते हो, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। लेकिन फेंग शियू कुछ नहीं कहता कि तभी मोनार्च ऑफ प्राइड हवा में जंप करते हुए यहाँ पे अपने अटैक को प्रिपेयर करता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो स्वॉर्ड था ये बहुत ही बड़ा सा जायंट फॉर्म ले लेता है और सीधा डीमन एम्परर के ऊपर चार्ज करता है। इस दौरान ये जो स्वॉर्ड एंड स्पेयर था ये काफी तेजी से हीट को रिलीज करता है, साथ ही अपनी पूरी की पूरी फोर्स के साथ फुल स्पीड से उसकी तरफ चार्ज करता है, जो देखकर डीमन एम्परर भी अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए यहाँ पे एक जायंट से बैरियर को क्रिएट करता है। जैसे ही उसका वो स्वॉर्ड एंड स्पेयर इस बैरियर से टकराता है तो एक पावरफुल सा इम्पैक्ट रिलीज होता है। दोनों ही अपनी अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए थे और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बंदे का जो वेपन है ना, ये डीमन एम्परर के बैरियर को बराबर की टक्कर देता है और अगले ही पल एक तेज एक्सप्लोजन के साथ दोनों के अटैक दूसरे को पीछे ढकेलते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि इम्पैक्ट के चलते यहाँ पे मोनार्च ऑफ प्राइड को अपना स्पेयर वापस मिल जाता है। डीमन एम्परर समझ चुका था कि ये पहले वाले से टफ होगा, लेकिन इस दौरान ये बंदा हवा में जंप करते हुए कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुमने पूरी की पूरी तैयारी कर रखी होगी और तभी वो यहाँ पे अपने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए काफी सारे रे ऑफ लाइट से उस पे हमला करता है, जो कि डीमन एम्परर के आसपास उसे कवर कर लेते हैं और तभी ये बंदा कहने लगता है कि अब तुम मेरे दायरे में हो और आज यहाँ पर ही तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी। ये कहते हुए वो उससे कहने लगता है कि अभी भी मौका है, माफी मांग लो। लेकिन डीमन एम्परर जो कि यहाँ पे कम्प्लीटली फ्रीज हो चुका था, यहाँ पे बस वो एक टक उसकी तरफ देखे जाता है और उसकी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट था। इस दौरान ये बंदा अपने पावर्स को गैदर करते हुए एक जायंट से मीटियर को यहाँ पे समन करता है। धीरे धीरे करके इसका साइज भी एक्सपेंड होने लगता है और इस अटैक को वो अपने क्राई ऑफ इनसबऑर्डिनेशन का नाम देता है। यहाँ पे ये जो मीटियर था ये धीरे धीरे काफी ज्यादा मैसिव बन चुका था, जिसके बाद उस मैसिव से अटैक को वो सीधा यहाँ पे डीमन एम्परर की तरफ थ्रो करता है। डीमन एम्परर जैसे इसे सामने देखता है सबसे पहले अपने हैंड वेव से वो यहाँ के सारे थ्रेड्स को डिस्ट्रॉय करता है और फिर उसी हाथ से मुक्के को ऐसे टाइट करता है, सारी पावर उसमें गैदर करता है और घुमा के एक मुक्का सीधा जायंट से इस मीटियर पे जड़ देता है। यहाँ पे एक पंच जड़ता है और पूरा का पूरा ये मैसिव अटैक धराशायी हो जाता है, जिसके चलते ये देखकर मोनार्च ऑफ प्राइड अपने स्वॉर्ड स्पेयर को सीधा उसकी तरफ दे मारता है, लेकिन डीमन एम्परर इसे डॉज कर लेता है और ये जो स्वॉर्ड स्पेयर था ये घूम के सीधा मोनार्च ऑफ प्राइड के पास ही वापस आ जाता है, जो देखकर कहने लगता है कि कीड़े, मान गया मैं, तुम्हारे अंदर गट्स तो हैं, इसी के चलते मैं तुम्हें एक ऐसी मौत दूंगा कि जिसके चलते मरने के बाद भी तुम इस ऑनर को याद रखोगे। और फिर वो अपने स्वॉर्ड स्पेयर को पकड़ के डीमन एम्परर की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ पर काफी सारे मल्टीपल अटैक्स वो करता है, लेकिन डीमन एम्परर उससे डॉज करते हुए इसकी तरफ ही एक अटैक करता है, जिससे ये दूर छिटक जाता है और अब ऐसे ही इनके बीच क्लोज कॉम्बैट शुरू हो चुका था। मोनार्च ऑफ प्राइड वापस से अपने स्वॉर्ड स्पेयर से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन डीमन एम्परर तो अपने एक उंगली से उसको वापस से दूर धकेल देता है। लेकिन मोनार्च ऑफ प्राइड को लग रहा था कि शायद ये चीप ट्रिक्स का यूज कर रहा है, तो अब वो और फियर्सली उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन हर एक सिंगल स्ट्राइक से डीमन एम्परर बखूबी डॉज कर रहा था। ये देखकर वो हवा में जंप करते हुए अब अपने स्वॉर्ड स्पेयर को सीधा उसके ऊपर चला के मारता है, लेकिन डीमन एम्परर भी अपने बैरियर को क्रिएट करता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा इसका ये वेपन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एक तेज एक्सप्लोजन होता है और डीमन एम्परर का बैरियर भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था। इस दौरान मोनार्च ऑफ प्राइड को
काफी ज्यादा ह्यूमिलेशन फील होता है और वो अपने एक मैसेज अटैक को प्रिपेयर करते हुए कहता है तुम्हारे सिर को उड़ा के ही ना मुझे शांति मिलेगी। जब तक मैं तुम्हारे सिर को अपने कदमों के नीचे नहीं रौंदता मुझे इस ह्यूमिलिएशन का बदला फील नहीं होगा और अब इस किंग को सेटिस्फाई करने के लिए तुम्हें हर हाल में मरना ही होगा। ये कहते हुए वो अपने डिवाइन पनिशमेंट ऑफ रीजन ओवर द एरोगेंस नाम के अटैक का यूज करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसका गोल्डन कलर का जो डिवाइन फिगर है वो यहाँ पे अपीयर होता है और जो कि काफी ज्यादा मैसिव था। जिसके बाद मोनार्च ऑफ प्राइड चिल्लाते हुए कहता है कि कीड़े अब तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड को हवा में काफी तेजी से उठाकर सीधा डीमन एम्परर फेंगशू की तरफ इसे काफी तेजी से चला के मारता है। सो होमी हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आएगा। बट गाइस हमने एक सेपरेट चैनल को क्रिएट किया है जिस पर हम थ्रोन ऑफ सील से रिलेटेड काफी सारी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही थ्रोन ऑफ सील बहुत ही जल्द एंड होने वाली है, प्रोबेबली इसी साल, और थ्रोन ऑफ सील सीजन 2 की जो नॉवेल्स हैं उसे भी हम बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस उस चैनल का लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाके इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो होमी इस नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक एम रखते हैं 3 के लाइक्स और 300 कमेंट्स, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।